एक ऐसे इंसान की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल लगता है जो सिर्फ 14 साल की उम्र में गणित का ऐसा जीनियस था कि उसने शेयर बाजार से भारी पैसा छापना शुरू कर दिया था। हाँ बिल्कुल, 14 साल की उम्र बहुत ही कम होती है। और फिर सोचिए, साल 1929 आता है, दुनिया के इतिहास का सबसे भयानक आर्थिक संकट। वॉल स्ट्रीट पर तो हाहाकार मचा हुआ था उस वक्त। वही तो, बड़े बड़े व्यापारी बर्बाद हो रहे थे, कुछ तो सच में सड़कों पर आ गए थे। लेकिन उस भयंकर क्रैश के बीच उस एक इंसान ने उस जमाने में $100 मिलियन कमाए। बाप रे! मतलब जिसकी कीमत आज के हिसाब से कई बिलियन डॉलर्स होती है। पूरी दुनिया उसे सलाम कर रही थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? बिल्कुल नहीं। कुछ ही सालों बाद वो इंसान अपना सब कुछ गवा बैठता है, एकदम पाई पाई का मोहताज हो जाता है। ये सच में किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है। स्टॉक मार्केट के बारे में ना अक्सर एक आंकड़ा सुनने को मिलता है कि वहां कदम रखने वाले 90% लोग अपना पैसा पूरी तरह से गवा देते हैं। हाँ, ये आंकड़ा बहुत आम है। वहीं बचे हुए सिर्फ 10% लोग अकूत संपत्ति बनाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि क्या ये सिर्फ एक बड़ा जुआ है या फिर इस पूरी उठापटक के पीछे इंसानी दिमाग और साइकोलॉजी का कोई बहुत गहरा राज छिपा है। देखिए, असल में होता क्या है कि लोग गलत जगह सुराग ढूंढ रहे होते हैं। ज्यादातर ध्यान हमेशा नंबर्स पर होता है। हाँ, चार्ट्स और बैलेंस शीट्स पर। बिल्कुल, दुनिया भर की खबरों और कंपनी की रिपोर्ट्स पर लोग फोकस करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा खेल वहां चल ही नहीं रहा है। अच्छा, तो कहाँ चल रहा है? असली खेल उस इंसान के दिमाग में चल रहा होता है जो खरीदने या बेचने का बटन दबाता है। मतलब ट्रेडर की अपनी साइकोलॉजी। एकदम सही। और आज हम इस डीप डाइव में जिन सोर्सेज को खंगालने वाले हैं वो कोई आम थ्योरी नहीं है। हाँ, हमारे पास बहुत ही सॉलिड सोर्स है आज। हमारी इस चर्चा का आधार है एडविन लेफेवरे की मास्टरपीस किताब रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर, जो कि एक क्लासिक है। बिल्कुल क्लासिक है। और साथ ही दुनिया के सबसे महान ट्रेडर माने जाने वाले जेसी लिवरमोर की रणनीतियों से जुड़े ओरिजिनल नोट्स। तो ये सोर्सेज इस बात का पूरा कच्चा चिट्ठा है कि एक सफल ट्रेडर का दिमाग कैसे काम करता है। हाँ। और आज का हमारा मिशन भी बिल्कुल स्पष्ट है। आज हम इस गहराई से की गई चर्चा में सिर्फ ये नहीं देखने वाले कि स्टॉक्स के भाव ऊपर या नीचे क्यों जाते हैं। वो तो तकनीकी बातें हो गई। सही कहा। हम असल में उस माइंडसेट को डिकोड करेंगे जो सबसे बड़ी जीत का रास्ता तैयार करता है। और मजेदार बात यह है कि ये मनोविज्ञान सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है। मतलब ये और भी जगह काम आता है। हाँ बिल्कुल, ये रिस्क और रिवॉर्ड से जुड़े जिंदगी के हर बड़े फैसले में काम आता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत जेसी लिवरमोर के उसी बचपन वाले किस्से से करते हैं। हाँ, 14 साल की उम्र वाला किस्सा। मतलब 14 साल की उम्र में जब बच्चे स्कूल और खेलकूद में व्यस्त होते हैं, जेसी ने पैसा कमाना शुरू कर दिया था। और वो भी कोई छोटे मोटे तरीके से नहीं। हाँ, लेकिन उसकी ये शुरुआत किसी बड़े स्टॉक एक्सचेंज में नहीं हुई थी। ये शुरुआत बकेट शॉप्स में हुई थी। अब यहाँ ये जो बकेट शॉप्स के काम करने का तरीका है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि आज के दौर में तो ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। सही बात है। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में ये बकेट शॉप्स बहुत मशहूर हुआ करती थी। तो ये ब्रोकर्स जैसे नहीं होते थे क्या? नहीं, ये आज के स्टॉक ब्रोकर्स की तरह बिल्कुल नहीं थी। वहां किसी कंपनी के असली शेयर्स खरीदे या बेचे ही नहीं जाते थे। अच्छा, तो फिर काम कैसे होता था? ये बकेट शॉप्स एक तरह की सट्टेबाजी के अड्डे थे। वहां एक मशीन होती थी जिसे टिकर टेप कहते थे। हाँ, वो जिसपे भाव छपकर आते हैं। बिल्कुल, उस टेप पर स्टॉक मार्केट के भाव छपकर आते रहते थे। लोग बस उन भावों पर सट्टा लगाते थे कि कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। मतलब सिर्फ प्राइस पर सट्टा, कोई एक्चुअल ओनरशिप नहीं। एकदम सही। और अगर सट्टा लगाने वाला हारता तो बकेट शॉप का मालिक पैसा कमाता है। यानी वो लोग सीधा हाउस के खिलाफ खेल रहे थे, कसीनो की तरह। इसे अगर हम थोड़े आसान शब्दों में समझें तो ये किसी वीडियो गेम में चीट कोड लगाकर शुरुआती लेवल्स पार करने जैसा लगता है। वो कैसे? देखो, जेसी ने बकेट शॉप्स में नंबर्स और प्राइस के पैटर्न को बहुत जल्दी पहचान लिया था। हाँ, उसका दिमाग नंबर्स में बहुत तेज था। उसे समझ आ गया था कि जब कोई स्टॉक एक खास मोमेंटम पकड़ता है तो वो कुछ समय तक उसी दिशा में जाता रहता है। हाँ, उसने इस चीज को क्रैक कर लिया था। और वो लगातार जीत रहा था। लेकिन जब कोई वीडियो गेम के असली बॉस के पास पहुंचता है, मतलब फाइनल लेवल पर, तो वहां चीट कोड काम नहीं आते। बिल्कुल, वहां कोई चीट कोड काम नहीं आता। वहां सिर्फ आपकी असली स्किल की परीक्षा होती है। सही कहा। और जब जेसी ने बकेट शॉप्स छोड़कर असली वॉल स्ट्रीट का रुख किया
तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और उसे बकेट शॉप छोड़नी क्यों पड़ी, ये भी एक मजेदार बात है। वो इतना पैसा बनाने लगा था कि मालिकों ने उसे अपने यहाँ घुसने से ही बैन कर दिया था। अरे वाह, मतलब हाउस डर गया था उससे। हाँ, तो मजबूरन उसे न्यूयॉर्क जाकर असली वॉल स्ट्रीट में ट्रेडिंग करनी पड़ी और वहां उसे मुंह की खानी पड़ी। वहां उसकी ट्रिक्स काम क्यों नहीं आई? इसका एक बहुत बड़ा तकनीकी कारण था। बकेट शॉप में जब कोई तय करता था कि उसे किसी भाव पर ट्रेड लेना है तो उसे ठीक वही भाव मिल जाता था, क्योंकि वो बस कागज पर सट्टा था। समझ रही हूँ, तुरंत एंट्री मिल जाती होगी। लेकिन असली वॉल स्ट्रीट में जब तक जेसी का ऑर्डर ब्रोकर के पास जाता और एग्जीक्यूट होता, तब तक भाव बदल चुका होता था। इसे शायद स्लिपेज कहते हैं ना मार्केट की भाषा में। एकदम सही पकड़ा, इसे स्लिपेज कहते हैं। साथ ही जब असली बाजार में बड़े ऑर्डर्स डाले जाते हैं तो वो ऑर्डर्स खुद स्टॉक की कीमत को हिला देते हैं। मतलब आपके खरीदने से ही भाव ऊपर चला जाता है। हाँ, जेसी को ये बात समझने में बहुत समय लगा और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। बार बार मार्केट उसे बाहर का रास्ता दिखा देता था। तो एक तरह से मार्केट उसे उसकी हैसियत याद दिला रहा था। बिल्कुल, और यहीं से उसके जीवन का पहला बड़ा नियम बना कि मार्केट से जितना मिलता है, अगर कोई उससे ज्यादा जबरदस्ती निकालने की कोशिश करेगा तो मार्केट वो सब कुछ वापस छीन लेगा। बाप रे, मतलब मार्केट से लड़कर कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। कभी नहीं। और इन्हीं शुरुआती झटकों ने जेसी को एक और बहुत ही कड़वा सच सिखाया, जो आगे चलकर ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे बड़ा उसूल बन गया। और वो उसूल क्या था? वो सच ये था कि मार्केट कभी गलत नहीं होता, गलती हमेशा ट्रेडर की होती है। ये बात तो सीधे इंसान की ईगो पर चोट करती है। वही तो, आमतौर पर कोई भी इंसान अपनी गलती का दोष खुद पर नहीं लेना चाहता। कोई भी नहीं लेना चाहता। अगर हम डेटा और लोगों के आम बर्ताव को देखें तो एक बहुत ही साफ पैटर्न नजर आता है। आम लोग सुबह उठकर खबरें पढ़ते हैं, दूसरों से टिप्स मांगते हैं। हाँ, और जब मार्केट गिरता है तो डर के मारे अपना सब कुछ बेच देते हैं, और जब बाजार तेजी से भाग रहा होता है तो लालच में आकर सबसे ऊंचे भाव पर खरीद लेते हैं। ये बहुत ही क्लासिक मिस्टेक है। दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल का बर्ताव इसके बिल्कुल विपरीत होता है। वो क्या अलग करता है? वो इस पूरे शोर शराबे से खुद को एकदम काट लेता है। वो खबरों पर नहीं बल्कि ट्रेंड पर ध्यान देता है। मतलब वो बस फ्लो के साथ जाता है? हाँ, उसके पास एक अनुशासन होता है, एक धैर्य होता है, जो उसे बाहर दुनिया में मची इस अफरा तफरी से दूर रखता है। एक मिनट, मुझे यहाँ एक सवाल है। ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। पूछिए। अगर मान लीजिए कल किसी बड़ी कंपनी का सीईओ अचानक इस्तीफा दे दे, हाँ। या किसी देश में युद्ध छिड़ जाए, हाँ। या सरकार कोई बड़ा पॉलिसी बदलाव कर दे, तो क्या एक ट्रेडर बस आंख बंद करके बैठा रहे? देखिए, मेरा मतलब है, ईगो वाली बात ठीक है अपनी जगह, लेकिन हर न्यूज फेक या बेकार तो नहीं होती ना। हाँ। न्यूज तो बाजार को हिलाती ही है। इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना कैसे मुमकिन है? आपका सवाल बहुत ही वाजिब है। न्यूज बाजार को हिलाती जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर लेकिन न्यूज आम जनता तक पहुंचने से बहुत पहले स्मार्ट मनी यानी जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपनी चाल चल चुके होते हैं। अच्छा, मतलब जब तक हमें पता चलता है गेम हो चुका होता है। बिल्कुल। इंसानी दिमाग को क्या है ना, हर घटना के पीछे का एक कारण चाहिए होता है। हाँ। जब बाजार गिरता है तो हमारा दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि ये सिर्फ मार्केट का एक नॉर्मल उतार चढ़ाव है। हमें लगता है कि कोई बड़ी वजह होगी, खबर की वजह से मार्केट गिरा। एकदम सही। लेकिन जेसी लिवरमोर का मानना था कि प्राइस एक्शन ही सबसे बड़ा सच है। प्राइस एक्शन मतलब जो भाव स्क्रीन पर दिख रहा है। हाँ, लोग क्या कह रहे हैं, कंपनी क्या दावा कर रही है, इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। पैसा कहाँ जा रहा है, असली कहानी वही है। सोचिए, अगर कोई बहुत अच्छी खबर आती है लेकिन उसके बावजूद स्टॉक की कीमत गिर रही है। ऐसा कई बार होता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो बड़े खिलाड़ी हैं वो उस अच्छी खबर का फायदा उठाकर अपने शेयर्स आम जनता को बेच रहे हैं। प्राइस एक्शन कभी झूठ नहीं बोलता। तो प्राइस एक्शन उन पैरों के निशानों की तरह है जो रेत पर छप जाते हैं। क्या बात है, बहुत सही उपमा दी आपने। मतलब कोई इंसान मुंह से चाहे जो बोले कि वो किस दिशा में गया है, लेकिन उसके पैरों के निशान असलियत बयां कर देते हैं। और एक स्मार्ट ट्रेडर सिर्फ उन्हीं निशानों को पढ़ता है। लेकिन अगर प्राइस एक्शन का सच इतना ही सीधा है तो फिर लोग बार बार धोखा क्यों खाते हैं? इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें खुद जेसी लिवरमोर की सबसे बड़ी कमजोरी की तरफ देखना होगा। हाँ, उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। और वो कमजोरी थी ओवर ट्रेडिंग, यानी हर वक्त ट्रेड करने की खुजली। जेसी ने खुद अपने ओरिजिनल नोट्स में इस बात को स्वीकारा है कि ओवर ट्रेडिंग उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। ऐसा क्यों होता है? मतलब इंसान रुक क्यों नहीं पाता? क्योंकि जब किसी को मार्केट में बड़ा मुनाफा होता है ना, तो उसके दिमाग में डोपामाइन का एक जबरदस्त सैलाब आता है।
फील गुड हार्मोन। हाँ, ये बिल्कुल किसी कसीनो जैसा असर करता है। दिमाग उस जीत की खुशी को बार बार महसूस करना चाहता है। तो वो लत बन जाती है। नतीजा ये होता है कि ट्रेडर हर रोज हर पल मार्केट में कोई ना कोई मौका ढूंढने लगता है। उसे लगता है आज भी कुछ कमा लूं। और जो पैसा बड़ी मेहनत और सही रणनीति से कमाया गया होता है, वो फालतू के ट्रेड्स में बहुत जल्द गमा दिया जाता है। बिल्कुल, मार्केट हर रोज हर घंटे पैसे कमाने के मौके नहीं देता, लेकिन एक ट्रेडर हर रोज एक्शन चाहता है। इस स्थिति को ना एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझना बहुत आसान है। कैसे? किसी लंबे और थका देने वाले ट्रैफिक जैम के बारे में सोचिए। हाँ, जो कि बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। वहाँ हमेशा एक ऐसा ड्राइवर जरूर होता है जो हर 2 मिनट में लेन बदलता रहता है। हाँ, वो इधर से उधर घुसाता रहता है गाड़ी। उसे लगता है कि वो बहुत एक्टिव है, वो कुछ एक्शन ले रहा है और शायद वो बाकी लोगों से जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन हकीकत में क्या होता है? हकीकत में बार बार लेन बदलने के चक्कर में वो उसी लेन में शांति से खड़े रहने वाले धैर्यवान ड्राइवर से भी पीछे छूट जाता है। बहुत ही शानदार तरीका है इसे समझने का। ट्रेडिंग में भी ज्यादा एक्शन का मतलब ज्यादा पैसा बिल्कुल नहीं होता। सही बात है। और यहीं से जेसी लिवरमोर का वो जादुई सिद्धांत निकल कर आता है जिसे सिट टाइट कहा जाता है, यानी डटे रहना। सिट टाइट मतलब कुछ मत करो। इसका मतलब है सही मौके की ताक में बैठे रहना, जब सही सेटअप मिले तब एंट्री लेना और फिर बिना कुछ किए उसे होल्ड करके रखना। बाजार में सबसे बड़ा पैसा बार बार अंदर बाहर करने से कभी नहीं बनता। सबसे बड़ा मुनाफा हमेशा बिग मूव्स को पकड़ने से आता है। बिग मूव्स मतलब जो बड़े उतार चढ़ाव होते हैं। हाँ, और उन बड़े मूव्स को बनने में हफ्तों, महीनों या कभी-कभी सालों का समय लग जाता है। तो वहां धैर्य की परीक्षा होती है। जेसी लिवरमोर का सबसे मशहूर कथन इसी बात को पुख्ता करता है। उसने कहा था, पैसा सोचने में नहीं बनता, पैसा ट्रेडिंग करने में नहीं बनता, असली पैसा इंतजार करने में बनता है। इंतजार करने में पैसा बनता है। ये लाइन सुनने में जितनी आसान और दार्शनिक लगती है ना, इसे असलियत में उतारना उतना ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। और इस इंतजार, इस धैर्य का सबसे ऐतिहासिक और खौफनाक उदाहरण 1929 के मार्केट क्रैश में देखने को मिलता है। वो तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रैश था। ये हमारी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। 1929 का वो दौर ऐसा था जब अमेरिका पूरी तरह से जश्न में डूबा हुआ था। रोरिंग 20s कहते हैं उसे। हाँ, आम लोगों से लेकर टैक्सी ड्राइवर और बड़े बड़े व्यापारी तक हर कोई बस शेयर्स खरीद रहा था। सबको लग रहा था कि वो अमीर बन जाएंगे। बाजार हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा था। ऐसा लग रहा था मानो बाजार अब कभी नीचे जा ही नहीं सकता। ये बहुत ही खतरनाक सोच होती है। लेकिन उस भारी शोरगुल और जश्न के बीच जेसी लिवरमोर एकदम शांत था। वह मार्केट को शॉर्ट कर रहा था, यानी बाजार के गिरने पर दांव लगा रहा था। जी, जब सब खरीद रहे हैं वो बेच रहा था। देखिए, 1929 में जेसी का वो कदम कोई तुक्का नहीं था। तो क्या था? उसने बाजार के अंदरूनी खोखलेपन को भांप लिया था। उसने प्राइस एक्शन में देखा कि जो लीडिंग स्टॉक्स थे वो अब नए हाई नहीं बना पा रहे थे। मतलब तेजी में दम नहीं बचा था। हाँ, वॉल्यूम कम हो रहा था। लेकिन उसने तुरंत अपना सारा पैसा शॉर्ट करने में नहीं लगाया। ये उसकी समझदारी थी। तो उसने क्या किया? उसने पहले छोटे छोटे ट्रेड्स लेकर बाजार की नब्ज टटोली। इसे मार्केट की भाषा में प्रोबिंग कहते हैं। प्रोबिंग मतलब टेस्ट करना कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है। बिल्कुल। और जब उसने देखा कि बाजार में अब ऊपर जाने की ताकत सच में नहीं बची है, तब उसने अपने दांव बड़े कर दिए। और जब आखिरकार बाजार भर भरा कर गिरा, तो जहां पूरी दुनिया तबाह हो गई, वहीं जेसी ने उस क्रैश से $100 मिलियन कमाए। $100 मिलियन? ये उसकी सालों की तैयारी और बाजार के खिलाफ खड़े रहने के भारी धैर्य का नतीजा था। जरा उस मानसिक दबाव के बारे में सोचिए। हाँ, बहुत ही भयंकर दबाव रहा होगा। जब पूरी दुनिया एक दिशा में भाग रहे हों, सारे अखबार बाजार के गुणगान कर रहे हों, जानने वाले हर दिन पैसा बना रहे हों, और कोई अकेला उनके खिलाफ खड़ा हो। ये आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये कदम भीड़ की मानसिकता के बारे में एक बहुत बड़ा सबक देता है। क्राउड मेंटालिटी। हाँ, जब हर कोई आंख बंद करके एक ही दिशा में भाग रहा हो, तब रुककर ये सोचना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या सच में वो रास्ता सही है। बहुत सही कहा आपने। लेकिन इतने बड़े क्रैश को पहले से भांप लेना और उसके खिलाफ जाकर खड़े रहना, इसमें साइकोलॉजी का असली रोल क्या है? देखिए, बाजार में मनोविज्ञान के दो सबसे खतरनाक राक्षस होते हैं, डर और लालच। फेयर और ग्रीड। हाँ, और आमतौर पर इंसान इनका बिल्कुल उल्टा इस्तेमाल करता है। उल्टा कैसे? जब किसी ट्रेड में थोड़ा सा मुनाफा होता है तो इंसान को डर लगने लगता है कि कहीं ये मुनाफा चला ना जाए। वो जल्दी से बुक कर लेता है। हाँ, वो जल्दी से बाहर निकल जाता है।
लेकिन जब किसी ट्रेड में नुकसान हो रहा होता है तो वो लालच और उम्मीद में बैठा रहता है कि शायद भाव वापस ऊपर आ जाए। ओहो, मतलब जहां होल्ड करना चाहिए वहां डर जाते हैं और जहां निकलना चाहिए वहां उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं। एकदम सटीक। और इस चक्कर में वो अपना पूरा कैपिटल उड़ा देता है। 1929 में जेसी ने इन दोनों भावनाओं को पूरी तरह से काबू में कर लिया था। एक सफल ट्रेडर अपने नुकसान को तुरंत और खुशी-खुशी काटना जानता है। सबसे बड़ा सबक यही है कि बाजार को हराने का सपना देखने से पहले इंसान को खुद के दिमाग को, अपनी खुद की भावनाओं को हराना पड़ता है। बाजार को हराने से पहले खुद को हराना पड़ेगा। कितनी गहरी बात है ये। बहुत गहरी बात है। लेकिन एक सवाल और उठता है, क्या किसी इंसान के लिए हमेशा हर पल अपनी भावनाओं पर काबू रखना वाकई मुमकिन है? ये एक बहुत ही कड़वा सच है। यहीं पर जेसी लिवरमोर की कहानी का वो स्याह पहलू सामने आता है जो किसी ट्रेजेडी से कम नहीं है। हाँ, जो उसके अंत की कहानी है। जिस इंसान ने 1929 में इतना सटीक अनुमान लगाया, जिसने सारी दुनिया का पैसा अपनी तरफ खींच लिया, हाँ, कुछ ही सालों बाद उसी इंसान ने अपना सारा पैसा खो भी दिया। ये बात मुझे बेहद हैरान करने वाली लगती है। किसी को भी हैरान करेगी। जिस इंसान ने खुद मार्केट के सारे नियम लिखे, जो मार्केट की रग रग से वाकिफ था, वो आखिर अपना सब कुछ कैसे गंवा सकता है? इसका सीधा कारण था अहंकार, ईगो। ये सफलता के नशे का सबसे खतरनाक रूप है। 1929 की उस बेतहाशा सफलता के बाद जेसी लिवरमोर को लगने लगा कि वो बाजार से बड़ा हो गया है। उसे लगा होगा कि अब वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। उसने उन सभी नियमों को तोड़ना शुरू कर दिया जिन्हें उसने खुद सालों की ठोकर खाकर बनाया था। अपने ही नियम तोड़ दिए। हाँ, उसने दूसरों की टिप्स पर भरोसा करना शुरू कर दिया, विशेषकर एक कॉटन के ट्रेड में जहां उसने भारी नुकसान उठाया। अरे बाप रे। उसने अपना स्टॉप लॉस नहीं लिया। जब नुकसान होने लगा तो उसे काटने के बजाय उसने और पैसा लगाना शुरू कर दिया। ये तो वही गलती है जो आम लोग करते हैं। हाँ, उसने अपने बनाए अनुशासन को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। उसे लगा कि वो जेसी लिवरमोर है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। यानी सफलता ने उसकी आंखों पर पूरी तरह पर्दा डाल दिया था। बिल्कुल। और बाजार ईगो को कत्ते बर्दाश्त नहीं करता है। बाजार कभी किसी का सगा नहीं होता। सही बात है। इस पूरी घटना से एक बहुत बड़ा जीवन मूल्य सामने आता है। बाजार में किस्मत या किसी अच्छे दाव की बदौलत 1 या 2 बार जीतना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। कोई भी जीत सकता है तुक्के से। लेकिन लगातार जीतते रहना, दशकों तक बाजार में टिके रहना बेहद मुश्किल है। कंसिस्टेंसी के लिए इंसान को हर दिन अपने ईगो को दरवाजे के बाहर छोड़कर आना पड़ता है। कंसिस्टेंसी ही असली परीक्षा है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, एडविन लेफेव की उस किताब और जेसी के उन नोट्स का पूरा निचोड़ निकालें, तो कुछ बहुत ही मजबूत पिलर्स सामने आते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि मार्केट हमेशा सही होता है, उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। दूसरा, ट्रेंड के साथ चलना ही समझदारी है और बिना बात के ओवर ट्रेडिंग करके अपना पैसा नहीं गंवाना चाहिए। सिट टाइट। हाँ, सिट टाइट। तीसरी बात जो मुझे सबसे अहम लगी वो है नुकसान को जल्दी स्वीकार करने की हिम्मत रखना। कट योर लॉसेस। और सबसे बड़ी चीज जो जेसी की सफलता और विफलता दोनों का कारण बनी, अनुशासन। इन सारे पॉइंट्स को अगर एक धागे में पिरोया जाए ना, तो संदेश बिल्कुल साफ है। क्या? अगर कोई वास्तव में ट्रेडिंग, निवेश या यहाँ तक कि जिंदगी के उन फैसलों में सफल होना चाहता है, तो उसे सिर्फ नई नई रणनीतियों के पीछे भागना बंद करना होगा। क्योंकि स्ट्रैटेजी तो कोई भी कॉपी कर सकता है। बिल्कुल। रणनीतियां सिर्फ रास्ता दिखाती हैं, लेकिन उस रास्ते पर टिके रहने की ताकत, नुकसान बर्दाश्त करने का हौसला और लालच को दबाने की क्षमता सिर्फ एक मजबूत मानसिकता से आती है, साइकोलॉजी से आती है। हाँ, बाजार में जीतने वाला इंसान कंप्यूटर स्क्रीन पर लाल और हरी मोमबत्तियां नहीं पढ़ता, वो अपना और पूरी दुनिया का माइंडसेट पढ़ना सीख जाता है। वाओ। जेसी लिवरमोर की कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 100 साल पहले थी, क्योंकि तकनीक बदल गई है। बकेट शॉप्स की जगह मोबाइल ऐप्स आ गए हैं। हाँ, सब कुछ डिजिटल हो गया है। लेकिन इंसान का लालच और डर आज भी बिल्कुल वैसा ही है। बिल्कुल वैसा ही है। और इस पूरी यात्रा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल मन में छूट जाता है। क्या सवाल है? ये सवाल सीधे तौर पर उन किताबों में नहीं लिखा है, लेकिन इस पूरी चर्चा की परछाई जरूर है। बताइए। इंसानी लालच, अहंकार और डर का एक विशाल आईना है। तो ये सोचने वाली बात है कि पैसे से जुड़े जो फैसले हम हर दिन लेते हैं, वो असल जिंदगी में हमारे सबसे गहरे, अनसुलझे डरों के बारे में क्या कहानी कह रहे हैं। बहुत गहरी बात है ये। हम किस चीज से भाग रहे हैं या किस चीज को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं,
शायद दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे सुरक्षित और सबसे जरूरी निवेश किसी कंपनी के शेयर में नहीं है। तो किसमें? खुद के दिमाग को समझने में है। जब इंसान खुद को पूरी तरह समझ लेगा तो शायद ये मार्केट का मैजिक शो उसे डराना और ललचाना बंद कर दे।